नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 35 के अंतर्गत पुलिस द्वारा बिना वारंट गिरफ्तारी के प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। साथ ही इसके अपवादों एवं सुरक्षा उपायों का विश्लेषण कीजिए। दोस्तों, यह श्रृंखला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की है। उत्तर है धारा 35 के अनुसार पुलिस अधिकारी कुछ परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के बिना भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है या उसके विरुद्ध विश्वसनीय सूचना, परिवाद या उचित संदेह हो तो गिरफ्तारी संभव है। 7 वर्ष तक दंडनीय अपराधों में गिरफ्तारी तभी की जाएगी जब यह आवश्यक हो, जैसे अपराध को रोकने, उचित जांच करने, साक्ष्य सुरक्षित रखने, गवाहों को प्रभावित होने से बचाने या न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, और इसके कारणों को लिखित रूप से दर्ज करना अनिवार्य है। वहीं 7 वर्ष से अधिक या मृत्युदंड से दंडनीय अपराधों में पर्याप्त विश्वास होने पर पुलिस सीधे गिरफ्तारी कर सकती है। इसके अतिरिक्त घोषित अपराधी, चोरी की संपत्ति के संदेह, पुलिस कार्य में बाधा, अभिरक्षा से फरार, सैन्य खगोड़ा, विदेश में अपराध करने वाले व्यक्ति या अन्य पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर भी गिरफ्तारी की जा सकती है। दूसरी ओर असंज्ञेय अपराधों में बिना वारंट गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। जहां गिरफ्तारी आवश्यक नहीं हो, वहां पुलिस द्वारा नोटिस जारी कर व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा, और यदि वह सहयोग करता है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। नोटिस का पालन न करने या पहचान छिपाने की स्थिति में गिरफ्तारी संभव है। विशेष रूप से 3 वर्ष से कम दंडनीय अपराधों में यदि व्यक्ति 60 वर्ष से अधिक आयु का या दिव्यांग है तो पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। इस प्रकार यह धारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पुलिस शक्तियों के बीच संतुलन स्थापित करती है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 36 के अंतर्गत गिरफ्तारी की प्रक्रिया और पुलिस अधिकारी के कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। इसके महत्व पर भी प्रकाश डालिए। उत्तर है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 36 गिरफ्तारी की प्रक्रिया को विधि सम्मत, पारदर्शी और मानवाधिकार सम्मत बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान करती है। यह प्रावधान पूर्व की दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 41 ख के समान है। धारा 36 के अंतर्गत गिरफ्तारी की प्रक्रिया एवं कर्तव्य। पहचान का प्रदर्शन। पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी करते समय अपना नाम स्पष्ट और दृश्यमान रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य है, जिससे उसकी पहचान आसानी से हो सके। गिरफ्तारी का ज्ञापन। गिरफ्तारी का एक लिखित ज्ञापन तैयार किया जाता है। यह ज्ञापन कम से कम एक साक्षी द्वारा सत्यापित होगा। साक्षी परिवार का सदस्य या क्षेत्र का प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए। इस ज्ञापन पर गिरफ्तार व्यक्ति के हस्ताक्षर भी लिए जाएंगे। सूचना का अधिकार। यदि परिवार का सदस्य ज्ञापन का साक्षी नहीं है तो पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को सूचित करे कि वह अपने किसी मित्र या रिश्तेदार को गिरफ्तारी की सूचना दिलवा सकता है। इस धारा का महत्व। मानवाधिकार संरक्षण। यह प्रावधान अवैध गिरफ्तारी और पुलिस अत्याचार को रोकता है। पारदर्शी और जवाबदेही। पुलिस कार्रवाई में पारदर्शिता बढ़ती है। न्यायिक निगरानी में सहायता। गिरफ्तारी की प्रक्रिया का रिकॉर्ड न्यायालय में साक्ष्य के रूप में उपयोगी होता है। नागरिक अधिकारों की सुरक्षा। यह व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाता है। इस प्रकार निष्कर्ष निकलता है कि धारा 36 गिरफ्तारी की प्रक्रिया को विधि सम्मत और न्यायोचित बनाकर लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करती है। यह पुलिस और नागरिकों के बीच संतुलन स्थापित करने का महत्वपूर्ण साधन है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 37 के अंतर्गत पदाभिहित पुलिस अधिकारी की व्यवस्था का वर्णन कीजिए। इसके उद्देश्य एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। उत्तर है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 37 गिरफ्तारी से संबंधित सूचनाओं को व्यवस्थित और सार्वजनिक करने हेतु पदाभिहित
पुलिस अधिकारी की व्यवस्था प्रदान करती है। यह प्रावधान पूर्व की दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 41 ग के समतुल्य है। धारा 37 के प्रमुख प्रावधान: पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना। राज्य सरकार प्रत्येक जिले तथा राज्य स्तर पर पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी। पदाभिहित पुलिस अधिकारी की नियुक्ति: प्रत्येक जिले एवं पुलिस थाने में एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। यह अधिकारी सहायक उप निरीक्षक से नीचे का नहीं होगा। सूचना संधारण: पदाभिहित अधिकारी निम्न जानकारी संधारित करेगा: गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम और पते, उन पर लगाए गए अपराध की प्रकृति, सूचना का प्रदर्शन। यह जानकारी प्रत्येक पुलिस थाने एवं जिला मुख्यालय में प्रदर्शित की जाएगी। प्रदर्शन डिजिटल माध्यम सहित किसी भी उपयुक्त तरीके से किया जा सकता है। इस धारा का महत्व: पारदर्शिता सुनिश्चित करना। गिरफ्तारी की जानकारी सार्वजनिक होने से पुलिस की कार्रवाई पारदर्शी बनती है। परिजनों की सहायता: परिवार या मित्र आसानी से गिरफ्तार व्यक्ति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जवाबदेही में वृद्धि: पुलिस पर निगरानी और उत्तरदायित्व बढ़ता है। मानवाधिकार संरक्षण: गुप्त या अवैध हिरासत की संभावना कम होती है। इस प्रकार धारा 37 गिरफ्तारी से संबंधित सूचनाओं को सार्वजनिक और व्यवस्थित करके न्यायिक प्रणाली में विश्वास को मजबूत करती है तथा नागरिक अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 38 के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के अधिवक्ता से मिलने के अधिकार का वर्णन कीजिए। इसके महत्व का विश्लेषण कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 38 गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करती है। यह प्रावधान पूर्व की दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 41 ख के समतुल्य है। धारा 38 के प्रमुख प्रावधान: अधिवक्ता से मिलने का अधिकार। गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिल सके। सीमित उपस्थिति: अधिवक्ता की उपस्थिति पूरी पूछताछ के दौरान नहीं होगी। वह केवल निश्चित अंतराल या उचित समय पर मिल सकता है। इस धारा का महत्व: न्यायिक सुरक्षा। यह प्रावधान आरोपी को कानूनी मार्गदर्शन प्रदान करता है। पुलिस अत्याचार की रोकथाम: अधिवक्ता की उपस्थिति से अनुचित दबाव या उत्पीड़न की संभावना कम होती। निष्पक्ष जांच: पूछताछ प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष और विधि सम्मत बनती है। संवैधानिक अधिकारों की रक्षा: यह अनुच्छेद 22 के अंतर्गत विधिक सहायता के अधिकार को मजबूत करता है। इस प्रकार धारा 38 गिरफ्तारी और पूछताछ के बीच संतुलन स्थापित करती है। एक ओर पुलिस को जांच की स्वतंत्रता मिलती है, वहीं दूसरी ओर आरोपी के अधिकारों की भी सुरक्षा सुनिश्चित होती। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 39 के अंतर्गत नाम और निवास बताने से इनकार करने की स्थिति में गिरफ्तारी के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 39 उन परिस्थितियों को नियंत्रित करती है जब कोई व्यक्ति पुलिस के समक्ष अपना नाम और पता बताने से इनकार करता है। यह प्रावधान पूर्व की दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 42 के समान है। इस प्रकार धारा 39 के प्रमुख प्रावधान: गिरफ्तारी का आधार: यदि कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करता है या उस पर ऐसा आरोप है और वह अपना नाम पता बताने से इनकार करता है या झूठा नाम पता बताता है, तो पुलिस उसे नाम और निवास की पुष्टि हेतु गिरफ्तार कर सकती है। नाम पता सत्यापन के बाद रिहाई: सही नाम और निवास ज्ञात होने पर व्यक्ति को बंद पत्र अथवा जमानत पत्र पर छोड़ दिया जाता है। उसे आवश्यक होने पर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होना होगा। यदि वह भारत का निवासी नहीं है तो जमानत भारतीय निवासी प्रतिभू द्वारा दी जाएगी। यदि 24 घंटे में पहचान स्थापित नहीं होती है या वह बंद पत्र या जमानत पत्र देने में असफल रहता है तो उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस धारा का महत्व: पहचान सुनिश्चित करना, अपराधी की सही पहचान स्थापित करने में सहायक। दुरुपयोग की रोकथाम: झूठी पहचान देकर कानून से बचने की प्रवृत्ति को रोकता है। न्यायिक नियंत्रण:
24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने से मनमानी गिरफ्तारी पर रोक लगती है। व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण, अनावश्यक हिरासत से बचने हेतु जमानत का प्रावधान। इस प्रकार धारा 39 पुलिस की जांच आवश्यकताओं और नागरिकों के अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करती है। यह सुनिश्चित करती है कि पहचान के अभाव में भी कानून का पालन हो, परंतु व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 40 के अंतर्गत निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। साथ ही ऐसी गिरफ्तारी के बाद की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 40 सामान्य नागरिक को कुछ विशेष परिस्थितियों में गिरफ्तारी करने का अधिकार प्रदान करती है। यह प्रावधान पूर्व की दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 43 के समान है। धारा 40 के प्रमुख प्रावधान: निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी का अधिकार। कोई भी प्राइवेट व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो उसकी उपस्थिति में संज्ञेय एवं अजमानती अपराध करता है या जो उद्घोषित अपराधी है। गिरफ्तारी के बाद उसे अनावश्यक विलंब के बिना अधिकतम 6 घंटे के भीतर पुलिस को सौंपना होगा। यदि पुलिस उपलब्ध न हो तो निकटतम पुलिस थाने में ले जाना होगा। पुलिस द्वारा अभिरक्षा में लेना: यदि पुलिस अधिकारी को विश्वास हो कि मामला धारा 35 BNSS के अंतर्गत आता है तो वह व्यक्ति को अभिरक्षा में ले ले। असंज्ञेय अपराध की स्थिति: यदि व्यक्ति ने असंज्ञेय अपराध किया है और वह अपना नाम पता बताने से इनकार करता है या झूठी जानकारी देता है तो उसके विरुद्ध धारा 39 BNSS के अनुसार कार्रवाई होगी। यदि अपराध का कोई पर्याप्त आधार नहीं है तो उसे तुरंत छोड़ दिया जाएगा। इस धारा का महत्व: नागरिक सहभागिता कानून व्यवस्था बनाए रखने में आम नागरिक की भूमिका को मान्यता देता है। तत्काल कार्रवाई: अपराध होते ही तुरंत हस्तक्षेप संभव होता है। पुलिस सहायता: पुलिस की अनुपस्थिति में भी अपराधी को पकड़ने का अवसर। अधिकारों का संतुलन: 6 घंटे की सीमा और पुलिस को सौंपने की बाध्यता दुरुपयोग को रोकती है। इस प्रकार धारा 40 नागरिकों को सीमित परिस्थितियों में गिरफ्तारी का अधिकार देकर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाती है, साथ ही स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित कर दुरुपयोग की संभावनाओं को भी नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 41 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। इसके महत्व का विश्लेषण कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 41 मजिस्ट्रेट को भी गिरफ्तारी करने या करवाने की शक्ति प्रदान करती है। यह प्रावधान पूर्व की दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 44 के समतुल्य है। धारा 41 के प्रमुख प्रावधान: मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं गिरफ्तारी: जब कोई अपराध मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में या उसकी स्थानीय अधिकारिता में होता है तो वह स्वयं अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है या किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तारी का आदेश दे सकता है। इसके पश्चात वह अपराधी को अभिरक्षा में सुपुर्द कर सकता है। साथ ही जमानत संबंधी प्रावधान लागू होंगे। गिरफ्तारी के आदेश देने की शक्ति: कोई भी कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर या किसी भी समय ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तारी का आदेश दे सकता है जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह सामान्यतः वारंट जारी करने में सक्षम है। महत्व: न्यायिक नियंत्रण: गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर न्यायपालिका का सीधा नियंत्रण सुनिश्चित करता है। तत्काल हस्तक्षेप: मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में अपराध होने पर तुरंत कार्रवाई संभव होती है। शक्ति का संतुलन: पुलिस के साथ साथ न्यायपालिका को भी गिरफ्तारी का अधिकार देकर संतुलन स्थापित करता है। निष्पक्षता: गिरफ्तारी प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष और विधि सम्मत बनती है। इस प्रकार धारा 41 न्यायपालिका को सक्रिय भूमिका प्रदान करके गिरफ्तारी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और नियंत्रित बनाती है, जिससे नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और कानून के शासन को मजबूती मिलती है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 42 के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों को
गिरफ्तारी से प्राप्त संरक्षण का वर्णन कीजिए। इसके औचित्य और महत्व का विश्लेषण कीजिए। उत्तर है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 42 सशस्त्र बलों के सदस्यों को उनके पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए गए कार्यों के लिए गिरफ्तारी से विशेष संरक्षण प्रदान करती है। यह प्रावधान पूर्व की दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 45 के समतुल्य है। धारा 42 के प्रमुख प्रावधान। केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक। संघ के सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य यदि उसने अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कोई कार्य किया है या करने का प्रयास किया है तो उसकी गिरफ्तारी केंद्रीय सरकार की पूर्व सहमति के बिना नहीं की जा सकती। राज्य सरकार द्वारा संरक्षण का विस्तार। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा कुछ विशेष बलों या वर्गों जैसे पुलिस, अर्धसैनिक बल को जो लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करते हैं इस संरक्षण के दायरे में ला सकती है। ऐसी स्थिति में केंद्रीय सरकार के स्थान पर राज्य सरकार की स्वीकृति आवश्यक होगी। इस धारा का महत्व। कर्तव्य निर्वहन में स्वतंत्रता। सशस्त्र बलों को बिना भय के कार्य करने की स्वतंत्रता मिलती है। अनावश्यक मुकदमों से सुरक्षा। झूठे या दुर्भावनापूर्ण आरोपों से बचाव होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा। संवेदनशील परिस्थितियों में त्वरित निर्णय लेने में सहायक। प्रशासनिक नियंत्रण। सरकार की अनुमति से ही गिरफ्तारी होने से संतुलन बना रहता है। इस प्रकार धारा 42 सशस्त्र बलों को आवश्यक कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है जिससे वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन प्रभावी ढंग से कर सकें। साथ ही सरकारी स्वीकृति की शर्तों के माध्यम से जवाबदेही भी सुनिश्चित करती है। अगला प्रश्न है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 43 के अंतर्गत गिरफ्तारी की विधि तथा उससे संबंधित विशेष प्रावधानों का वर्णन कीजिए। विशेष रूप से महिलाओं बाल प्रयोग से संबंधित नियमों की व्याख्या कीजिए। उत्तर है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 43 गिरफ्तारी की प्रक्रिया, बल प्रयोग की सीमा, महिलाओं की सुरक्षा तथा हथकड़ी के उपयोग को स्पष्ट रूप से विनियमित करती है। यह पूर्व की दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 46 के समतुल्य है जिसमें कुछ प्रावधान नए जोड़े गए हैं। धारा 43 के प्रमुख प्रावधान। गिरफ्तारी का तरीका। पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति आरोपी के शरीर को स्पर्श करेगा, उसे परिरुद्ध करेगा जब तक कि वह व्यक्ति स्वयं समर्पण ना करे। महिलाओं के संबंध में विशेष प्रावधान। महिलाओं की गिरफ्तारी में केवल मौखिक सूचना देने पर ही समर्पण माना जाएगा। सामान्यतः महिला के शरीर को नहीं छुआ जाएगा। केवल महिला पुलिस अधिकारी ही गिरफ्तारी करेगी, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। प्रतिरोध की स्थिति में बल प्रयोग। यदि आरोपी गिरफ्तारी का विरोध करता है या भागने का प्रयास करता है तो पुलिस अधिकारी आवश्यक उचित बल का प्रयोग कर सकता है। हथकड़ी का उपयोग। निम्न परिस्थितियों में हथकड़ी लगाई जा सकती है। आदतन अपराधी को, अभिरक्षा से भाग चुका व्यक्ति, गंभीर अपराध जैसे संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य, हत्या, बलात्कार, अम्ल हमला, मानव तस्करी, बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराध, नकली मुद्रा। बल प्रयोग की सीमा। यदि अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है तो गिरफ्तारी के दौरान मृत्यु कारित नहीं की जा सकती। महिला की गिरफ्तारी का समय। सामान्यतः सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तारी नहीं होगी। अपवाद। महिला पुलिस अधिकारी, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से यह हो सकता है। महत्व। मानवाधिकार संरक्षण, अनावश्यक बल प्रयोग पर रोक, महिला सुरक्षा, गिरफ्तारी से गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करना, पुलिस जवाबदेही, स्पष्ट दिशा निर्देश से दुरुपयोग कम, नवीन सुरक्षा, हथकड़ी के उपयोग को विधि सम्मत बनाया गया। इस प्रकार धारा 43 गिरफ्तारी की प्रक्रिया को अधिक मानवीय, संतुलित और उत्तरदायी बनाती है। यह कानून व्यवस्था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच उचित संतुलन स्थापित करती है। अगला प्रश्न। गिरफ्तारी हेतु किसी व्यक्ति के छिपे होने की स्थिति में पुलिस द्वारा स्थान में प्रवेश और तलाशी लेने के अधिकार का वर्णन कीजिए।
साथ ही अन्य अधिकारिताओं में अपराधी का पीछा करने संबंधी प्रावधान स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, कानून के अनुसार यदि पुलिस अधिकारी या वारंट के अधीन कार्य करने वाले व्यक्ति को यह विश्वास हो कि गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति किसी स्थान में छुपा हुआ है, तो उस स्थान के निवासी या प्रभारी का कर्तव्य है कि वह पुलिस को अवैध प्रवेश दे तथा तलाशी के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराए। यदि प्रवेश स्वेच्छा से नहीं मिलता तो पुलिस अधिकारी विधि पूर्वक बल प्रयोग कर द्वार या खिड़की तोड़कर भी प्रवेश कर सकता है, बशर्ते उसने अपने अधिकार और उद्देश्यों की पूर्व सूचना दी हो। हालांकि यदि वह स्थान किसी ऐसी महिला के अधिभोग में है जो परंपरा के अनुसार सार्वजनिक रूप से नहीं आती, तो पुलिस को पहले उसे सूचित कर सुरक्षित रूप से हटाने का अवसर देना अनिवार्य है, तत्पश्चात ही प्रवेश किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पुलिस अधिकारी को यह अधिकार है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति का जिसे वह बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है, भारत के किसी भी भाग में पीछा कर सकता है। यह प्रावधान आरोपियों के प्रभावी नियंत्रण और गिरफ्तारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिया गया है। अगला प्रश्न है, अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करने के संबंध में पुलिस अधिकारी के अधिकारों का वर्णन कीजिए। संबंधित धारा का उल्लेख भी कीजिए। उत्तर है, धारा 45 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 के अनुसार पुलिस अधिकारी को यह अधिकार है कि वह ऐसे किसी व्यक्ति का जिसे वह विधि पूर्वक गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है, बिना वारंट के भारत के किसी भी स्थान में पीछा कर सकता है। इस प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अपराधी क्षेत्राधिकार की सीमाओं का लाभ उठाकर गिरफ्तारी से बच ना सके। अतः यदि कोई अपराधी एक राज्य या क्षेत्र से दूसरे में भाग जाता है तो पुलिस अधिकारी उसका पीछा करते हुए उसे कहीं भी गिरफ्तार कर सकता है। इस प्रकार यह धारा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन तथा अपराध नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के संबंध में अनावश्यक अवरोध न करना के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। धारा 46 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवरुद्ध नहीं किया जाएगा जितना उसे भागने से रोकने के लिए आवश्यक हो। इस प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के दौरान अनावश्यक बल या कठोरता का प्रयोग न किया जाए और व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा का संरक्षण बना रहे। केवल इतना ही नियंत्रण या बंधन लगाया जा सकता है जो गिरफ्तारी को प्रभावी बनाने और अभियुक्त को भागने की संभावना को रोकने के लिए आवश्यक हो। इस प्रकार यह धारा पुलिस शक्तियों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित करती है। अगला प्रश्न है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों तथा जमानत के अधिकार की सूचना देने संबंधी प्रावधानों का वर्णन कीजिए। संबंधित धारा का उल्लेख भी कीजिए। उत्तर है, धारा 47 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने पर संबंधित पुलिस अधिकारी या अधिकृत व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह उसे तत्काल उस अपराध की पूर्ण जानकारी या गिरफ्तारी के आधारों से अवगत कराए। इसके अतिरिक्त यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति अजमानती अपराध का अभियुक्त नहीं है तो पुलिस अधिकारी उसे यह भी सूचित करेगा कि वह जमानत पर छोड़े जाने का अधिकार रखता है तथा उसे अपने प्रतिभूओं की व्यवस्था करने का अवसर दिया जाएगा। इस प्रावधान का उद्देश्य गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा, पारदर्शिता बनाए रखना तथा न्याय संगत प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के संबंध में उसके नातेदारों या मित्रों को सूचना देने की बाध्यता पर प्रकाश डालिए। संबंधित विधिक प्रावधानों का उल्लेख करते हुए इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। उत्तर है, धारा 48 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी होने पर उसके अधिकारों की रक्षा हेतु उसके परिजनों या मित्रों को सूचना देना अनिवार्य है। इस धारा के अनुसार गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी या अधिकृत व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि गिरफ्तार व्यक्ति के किसी मित्र, नातेदार या
उसके द्वारा नामित व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तारी तथा उसे जिस स्थान पर रखा गया है उसकी जानकारी दी जाए। साथ ही इस सूचना की जानकारी संबंधित जिले के नामित पुलिस अधिकारी को भी दी जाती है। गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस थाने लाए जाने पर उसे यह भी बताया जाता है कि उसे अपने किसी परिचित को सूचना दिलवाने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त इस बात का विधिवत अभिलेख पुलिस थाने की पुस्तक में दर्ज किया जाता है कि सूचना किसे दी गई है। मजिस्ट्रेट का यह दायित्व होता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि इन प्रावधानों का पालन किया गया है, जिससे गिरफ्तारी की प्रक्रिया पारदर्शी एवं विधि सम्मत बनी रहे। इस प्रकार यह प्रावधान व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, पुलिस की जवाबदेही तथा न्यायिक निगरानी को सुदृढ़ करता है और मनमानी गिरफ्तारी की संभावनाओं को कम करता है। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 49 के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 49 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी से संबंधित प्रावधानों को निर्धारित करती। इसका उद्देश्य गिरफ्तारी के पश्चात व्यक्ति के पास मौजूद वस्तुओं की विधि सम्मत जांच और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस प्रकार किन परिस्थितियों में तलाशी ली जा सकती है? जब किसी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा वारंट के अधीन गिरफ्तार किया गया है और वह वारंट जमानत योग्य ना हो या जमानत योग्य हो परंतु व्यक्ति जमानत देने में असमर्थ हो, जब किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार किया गया हो या किसी निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किया गया हो और वह जमानत नहीं दे सकता या विधिक रूप से जमानत नहीं दी जा सकती, तलाशी लेने का अधिकार। ऐसी स्थिति में गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी या यदि गिरफ्तारी निजी व्यक्ति द्वारा की गई है तो वह पुलिस अधिकारी जिसे आरोपी सौंपा गया है उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है। जब्त की जाने वाली वस्तुएं, तलाशी के दौरान पहनने के आवश्यक वस्त्रों को छोड़कर व्यक्ति के पास पाई गई अन्य सभी वस्तुओं को जब्त कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जा सकता है। रसीद देने का दायित्व, यदि किसी वस्तु को जब्त किया जाता है तो गिरफ्तार व्यक्ति को एक रसीद दी जाएगी जिसमें जब्त की गई वस्तुओं का विवरण अंकित होगा। महिला की तलाशी, यदि किसी महिला की तलाशी आवश्यक हो तो वह तलाशी केवल अन्य महिला द्वारा की जाएगी और शिष्टता का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। यह प्रावधान मूलतः कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 51 के समान है। अतः धारा 49 यह सुनिश्चित करती है कि गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी विधि सम्मत तरीके से ली जाए, उसकी गरिमा का संरक्षण हो तथा जब्त वस्तुओं के संबंध में पारदर्शिता बनाए रखने हेतु रसीद प्रदान की जाए। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 50 के अंतर्गत गिरफ्तारी के समय आक्रामक आयुधों के अभिग्रहण के संबंध में क्या प्रावधान किया गया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 50 गिरफ्तारी के समय गिरफ्तार व्यक्ति के पास पाए जाने वाले आक्रामक आयुधों के अभिग्रहण से संबंधित प्रावधान करती है। अभिग्रहण करने की शक्ति, वह पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो इस संहिता के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है उसे यह अधिकार है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति के शरीर पर मौजूद किसी भी आक्रामक आयुध को अपने कब्जे में ले सके। अभिगृहित आयुधों का निपटान, जो आयुध इस प्रकार अभिगृहित किए जाते हैं उन्हें उस न्यायालय या अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जिसके समक्ष गिरफ्तार व्यक्ति को प्रस्तुत करना विधि द्वारा अपेक्षित है। इस धारा का उद्देश्य, इस प्रावधान का मुख्य उद्देश्य गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार की हिंसा या खतरे को रोकना, पुलिस और अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा न्यायिक प्रक्रिया को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखना। इस प्रकार यह प्रावधान मूलतः कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 52 के समान है। अतः धारा 50 यह सुनिश्चित करती है कि गिरफ्तारी के समय व्यक्ति के पास मौजूद आक्रामक आयुधों को जब्त कर लिया जाए और उसे विधि सम्मत रूप से न्यायालय या संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए जिससे सुरक्षा और विधि व्यवस्था बनी रहे।
अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 51 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर अभियुक्त की चिकित्सीय परीक्षा के संबंध में क्या प्रावधान किया गया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 51 अभियुक्त की चिकित्सीय परीक्षा से संबंधित प्रावधान करती है। इसका उद्देश्य अपराध के संबंध में वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र करना है। परीक्षा की परिस्थितियां, जब किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है जिसकी प्रकृति ऐसी हो कि उसकी शारीरिक परीक्षा में अपराध के साक्ष्य मिलने की संभावना हो, तब उप निरीक्षक या उससे उच्च पद के पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर एक रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा उसकी परीक्षा की जा सकती है। परीक्षा करने का अधिकार, चिकित्सा व्यवसायी अभियुक्त की आवश्यक शारीरिक परीक्षा कर सकता है और आवश्यक होने पर उचित बल का प्रयोग भी कर सकता है। उसके निर्देशन में अन्य व्यक्ति भी सद्भावपूर्वक सहायता कर सकते हैं। महिला की परीक्षा, यदि अभियुक्त महिला है तो उसकी परीक्षा केवल महिला रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा या उसके पर्यवेक्षण में की जाएगी। परीक्षा रिपोर्ट, चिकित्सा व्यवसायी द्वारा तैयार की गई परीक्षा रिपोर्ट अविलंब अन्वेषण अधिकारी को भेजी जाएगी। परीक्षा का व्यापक अर्थ, इस धारा के अंतर्गत परीक्षा में निम्न शामिल है: खून, खून के धब्बे, सीमन, स्वाब, विशेषकर लैंगिक अपराधों में, थूक, पसीना, बाल के नमूने, नाखून के कतरन, आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकें जैसे डीएनए प्रोफाइलिंग, अन्य परीक्षण जिन्हें चिकित्सा व्यवसायी आवश्यक समझे। रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी की परिभाषा, ऐसा चिकित्सा व्यवसायी जिसके पास नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के अधीन मान्यता प्राप्त योग्यता हो और जिसका नाम राष्ट्रीय या राज्य के चिकित्सा रजिस्टर में दर्ज हो। क्या है इसका उद्देश्य? अपराध की जांच में वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र करना, न्यायिक प्रक्रिया को सटीक और प्रभावी बनाना। इस प्रकार यह प्रावधान मूलतः कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 53 के समान है, परंतु इसमें आधुनिक तकनीकों जैसे डीएनए को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। अतः धारा 51 यह सुनिश्चित करती है कि अभियुक्त की चिकित्सीय परीक्षा विधि सम्मत, वैज्ञानिक और गरिमापूर्ण तरीके से की जाए, जिससे अपराध के प्रमाण सटीक रूप से एकत्र किए जा सकें और न्याय सुनिश्चित हो सके। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 52 के अंतर्गत बलात्संग के आरोपी व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 52 बलात्संग या बलात्संग के प्रयास के आरोपी व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा से संबंधित है। इसका उद्देश्य अपराध के संबंध में वैज्ञानिक और ठोस साक्ष्य एकत्र करना है। परीक्षा की परिस्थितियां, जब किसी व्यक्ति को बलात्संग या उसके प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और यह विश्वास करने के उचित आधार हो कि उसकी परीक्षा से अपराध के साक्ष्य प्राप्त होंगे, तब उसकी चिकित्सीय परीक्षा की जा सकती है। परीक्षा करने वाला व्यक्ति, परीक्षा निम्न द्वारा की जाएगी: सरकारी या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संचालित अस्पताल की रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, या यदि 16 किलोमीटर की परिधि में ऐसा उपलब्ध ना हो तो उपनिरीक्षक या उससे उच्च अधिकारी के अनुरोध पर अन्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी। आवश्यक होने पर युक्त बल का प्रयोग भी किया जा सकता है। परीक्षा की प्रक्रिया, चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा बिना किसी विलंब के की जाएगी। परीक्षा के पश्चात एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रिपोर्ट की आवश्यक सामग्री, रिपोर्ट में निम्नलिखित विवरण अनिवार्य होंगे: अभियुक्त एवं उसे लाने वाले व्यक्ति का नाम और पता, अभियुक्त की आयु, शरीर पर पाए गए चोट, क्षति के नुकसान, डीएनए प्रोफाइलिंग हेतु ली गई सामग्री का विवरण, अन्य आवश्यक तात्विक विवरण, निष्कर्षण और समय का उल्लेख। रिपोर्ट में प्रत्येक निष्कर्षण के कारण संक्षेप में अंकित किए जाएंगे। परीक्षा के प्रारंभ और समाप्ति का समय भी स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा। रिपोर्ट का प्रेषण, चिकित्सा व्यवसायी द्वारा रिपोर्ट तत्काल अन्वेषण अधिकारी को भेजी जाएगी। अन्वेषण अधिकारी इसे आगे मजिस्ट्रेट
को धारा 193 के अंतर्गत भेजे जाने वाले दस्तावेजों का भाग बनाएगा। उद्देश्य बलात्संग जैसे गंभीर अपराधों में वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र करना, अपराध की पुष्टि या खंडन करना और न्यायिक प्रक्रिया को सशक्त बनाना। यह प्रावधान मूलतः कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 53(1) के समान है। अतः धारा 52 बलात्संग के मामलों में अभियुक्त की चिकित्सीय परीक्षा के माध्यम से वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र करने की विधिसम्मत प्रक्रिया प्रदान करती है, जिससे निष्पक्ष और प्रभावी न्याय सुनिश्चित किया जा सके। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 53 के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 53 गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा से संबंधित है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गिरफ्तारी के समय व्यक्ति की शारीरिक स्थिति का रिकॉर्ड हो तथा किसी प्रकार की चोट या उत्पीड़न की स्थिति स्पष्ट हो। परीक्षा का अनिवार्य प्रावधान, जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी के तुरंत बाद उसकी परीक्षा केंद्रीय या राज्य सरकार के चिकित्सा अधिकारी द्वारा अथवा उसकी अनुपस्थिति में रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा की जाएगी। पुनः परीक्षा, यदि चिकित्सा अधिकारी को यह आवश्यक लगे कि एक और परीक्षा की जानी चाहिए तो वह अतिरिक्त परीक्षा भी कर सकता है। महिला की परीक्षा, यदि गिरफ्तार व्यक्ति महिला है तो उसकी परीक्षा केवल महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में महिला रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा या उसके पर्यवेक्षण में की जाएगी। परीक्षा का अभिलेख, परीक्षा करने वाला चिकित्सा अधिकारी एक विस्तृत अभिलेख तैयार करेगा जिसमें निम्न का उल्लेख होगा: शरीर पर क्षति या हिंसा के चिन्ह, उन चोटों के होने का अनुमानित समय, रिपोर्ट की प्रति देना। चिकित्सा रिपोर्ट की एक प्रति गिरफ्तार व्यक्ति को या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को प्रदान की जाएगी। उद्देश्य गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना, पुलिस द्वारा संभावित दुरुपयोग या उत्पीड़न को रोकना, न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना। इस प्रकार यह प्रावधान मूलतः कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 54 के समान है। अतः धारा 53 यह सुनिश्चित करती है कि गिरफ्तारी के तुरंत बाद व्यक्ति की चिकित्सीय जांच हो, उसकी शारीरिक स्थिति का अभिलेख तैयार किया जाए और उसे रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराई जाए, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 54 के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त के संबंध में क्या प्रावधान किया गया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 54 गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त से संबंधित प्रावधान करती है। इसका उद्देश्य अपराध के अन्वेषण में अभियुक्त की पहचान सुनिश्चित करना है। शिनाख्त का आदेश, जब किसी व्यक्ति को किसी अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और उसकी पहचान अन्वेषण के लिए आवश्यक मानी जाती है, तब संबंधित न्यायालय पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के निवेदन पर गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त करने का आदेश दे सकता है। शिनाख्त की प्रक्रिया, शिनाख्त ऐसी रीति से कराई जाएगी जिसे न्यायालय उचित और न्याय संगत समझे। सामान्यतः यह प्रक्रिया टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के रूप में कराई जाती है। विशेष प्रावधान, निःशक्त व्यक्ति के लिए, यदि शिनाख्त करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो शिनाख्त प्रक्रिया मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण में कराई जाएगी। मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेगा कि शिनाख्त ऐसी पद्धति से हो जो उस व्यक्ति के लिए सुविधाजनक हो। पूरी प्रक्रिया श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिकॉर्ड की जाए। उद्देश्य अभियुक्त की सही पहचान सुनिश्चित करना, गवाहों के कथन की विश्वसनीयता बढ़ाना, न्यायिक प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना। यह प्रावधान मूलतः कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 54(a) के समान है।
अतः धारा 54 यह सुनिश्चित करती है कि गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त विधि सम्मत, न्याय सम्मत एवं पारदर्शी तरीके से कराई जाए। विशेषकर निःशक्त व्यक्तियों के मामले में अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अपनाकर न्याय की निष्पक्षता बनाए रखी जाए। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 55 के अंतर्गत जब पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ को वारंट के बिना गिरफ्तारी हेतु प्रतिनियुक्त करता है तब क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 55 उस स्थिति को नियंत्रित करती है जब कोई पुलिस अधिकारी स्वयं उपस्थित न होकर अपने अधीनस्थ अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तारी करने के लिए निर्देश देता है। प्रतिनियुक्ति की स्थिति जब कोई पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी या अन्य पुलिस अधिकारी जो अध्याय 13 के अंतर्गत अन्वेषण कर रहा हो अपने अधीनस्थ अधिकारी को किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का निर्देश देता है। लिखित आदेश आवश्यक। ऐसे निर्देश के लिए एक लिखित आदेश देना अनिवार्य है। उस आदेश में निम्नलिखित स्पष्ट रूप से उल्लेखनीय होंगे: गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति का नाम, विवरण, अपराध या गिरफ्तारी का कारण, अधीनस्थ अधिकारी का कर्तव्य। जिसे गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है वह अधिकारी गिरफ्तारी से पूर्व उस व्यक्ति को आदेश का सार बताएगा और यदि वह व्यक्ति मांग करे तो उसे आदेश दिखाएगा। स्वतंत्र गिरफ्तारी की सख्ती पर प्रभाव नहीं। उपधारा 2 के अनुसार यह प्रावधान किसी पुलिस अधिकारी की स्वतंत्र गिरफ्तारी की सख्ती जैसे बिना वारंट गिरफ्तारी की सामान्य सख्ती को सीमित नहीं करता। गिरफ्तारी की प्रक्रिया में पारदर्शिता और वैधानिकता सुनिश्चित करना, मनमानी गिरफ्तारी को रोकना, अभियुक्त के अधिकारों की रक्षा करना। इस प्रकार यह प्रावधान मूलतः कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 55 के समान है। अतः धारा 55 यह सुनिश्चित करती है कि जब पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ को गिरफ्तारी के लिए अधिकृत करता है तो वह प्रक्रिया लिखित, स्पष्ट और पारदर्शी हो जिससे विधि का शासन बना रहे। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 56 के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा के संबंध में क्या प्रावधान किया गया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 56 गिरफ्तार व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो मानवाधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करता है। कर्तव्य का निर्धारण। जिस व्यक्ति आमतौर पर पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में अभियुक्त है उसका यह वैधानिक कर्तव्य है कि वह अभियुक्त के स्वास्थ्य और सुरक्षा की उचित देखभाल करे। इस कर्तव्य में शामिल है अभियुक्त को शारीरिक हानि से बचाना, आवश्यक होने पर चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराना, हिरासत में मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करना, किसी भी प्रकार की हिंसा, उत्पीड़न या अमानवीय व्यवहार से संरक्षण देना। इसका उद्देश्य है गिरफ्तार व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, पुलिस हिरासत में दुर्व्यवहार और अत्याचार को रोकना, न्यायिक प्रक्रिया को न्यायसंगत और मानवीय बनाना। इस प्रकार यह प्रावधान मूलतः कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 55A के समान है। अतः धारा 56 यह सुनिश्चित करती है कि गिरफ्तारी के पश्चात अभियुक्त के साथ मानवीय, सुरक्षित और विधि सम्मत व्यवहार किया जाए और उसकी स्वास्थ्य और सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी अभिरक्षा में रखने वाले अधिकारी पर हो। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 57 के अंतर्गत वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के संबंध में क्या प्रावधान है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 57 वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उचित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने से संबंधित है। यह प्रावधान व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रस्तुत करने का दायित्व। जब कोई पुलिस अधिकारी बिना वारंट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उसका यह कर्तव्य है कि वह उस व्यक्ति को अनावश्यक विलंब के बिना संबंधित अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष या पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करे। जमानत संबंधी प्रावधान।
यह प्रक्रिया जमानत से संबंधित प्रावधान के अधीन रहेगी, अर्थात यदि अपराध जमानतीय है तो जमानत की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। इस प्रकार व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में रखने से रोकना, पुलिस कार्रवाई पर न्यायिक नियंत्रण सुनिश्चित करना तथा अभियुक्त के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना इस धारा का उद्देश्य है। महत्व: यह प्रावधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। न्यायालय के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत करने से हिरासत की वैधता की जांच हो पाती है और न्यायिक निगरानी सुनिश्चित होती है। यह प्रावधान मूलतः कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 56 के समान है। अतः धारा 57 यह सुनिश्चित करती है कि बिना वारंट गिरफ्तार व्यक्ति को शीघ्र ही सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, जिससे पुलिस द्वारा मनमानी हिरासत पर नियंत्रण रहे और न्यायिक प्रक्रिया पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनी रहे। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 58 के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न किए जाने के संबंध में क्या प्रावधान है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 58 गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा में अनावश्यक रूप से अधिक समय तक निरुद्ध रखने पर रोक लगाती है। यह प्रावधान व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्य नियम: कोई भी पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक समय तक अभिरक्षा में नहीं रखेगा जितना कि उस मामले की परिस्थितियों में उचित हो। अधिकतम समय सीमा 24 घंटे। ऐसी अभिरक्षा की अवधि 24 घंटे से अधिक नहीं होगी। यह अवधि गिरफ्तारी से गणना की जाती है। अपवाद: 24 घंटे की गणना में गिरफ्तारी स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा में लगा समय शामिल नहीं होगा। यदि अधिक समय तक निरुद्ध रखना आवश्यक हो तो उसके लिए मजिस्ट्रेट का विशेष आदेश धारा 187 के अंतर्गत आवश्यक है। उद्देश्य: पुलिस द्वारा मनमानी और अवैध हिरासत को रोकना, अभियुक्त को शीघ्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना और न्यायिक निगरानी सुनिश्चित करना। महत्व: यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार की भावना को मजबूत करता है। यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति को बिना न्यायिक अनुमति के लंबे समय तक हिरासत में न रखा जाए। यह प्रावधान मूलतः कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 57 के समान है। अतः धारा 58 यह सुनिश्चित करती है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना न्यायिक अनुमति के 24 घंटे से अधिक हिरासत में न रख सके, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा और न्यायिक नियंत्रण दोनों सुनिश्चित हो लेते हैं। अतः धारा 58 यह सुनिश्चित करती है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना न्यायिक अनुमति के 24 घंटे से अधिक हिरासत में न रख सके, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा और न्यायिक नियंत्रण दोनों सुनिश्चित होते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 59 के अंतर्गत पुलिस द्वारा गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करने के संबंध में क्या प्रावधान है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 59 पुलिस द्वारा वारंट के बिना की गई गिरफ्तारियों की रिपोर्टिंग से संबंधित है। यह प्रावधान पुलिस की कार्रवाई और प्रशासनिक एवं न्यायिक निर्णय सुनिश्चित करता है। प्रत्येक पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी यह कर्तव्य निभाएगा कि वह अपने थाने क्षेत्र में वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों के मामलों की रिपोर्ट प्रस्तुत करे। रिपोर्ट किसे दी जाएगी? यह रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को भी दी जाएगी अथवा यदि जिला मजिस्ट्रेट निर्देश दे तो उपखंड मजिस्ट्रेट को दी जाएगी। जमानत की स्थिति अप्रासंगिक। यह रिपोर्ट चाहे अभियुक्त की जमानत हो गई हो या नहीं, हर स्थिति में दी जाएगी। उद्देश्य: पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर निगरानी रखना, मनमानी या अवैध गिरफ्तारी को रोकना, प्रशासन को क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति की जानकारी देना। महत्व: यह प्रावधान पारदर्शिता को बढ़ाता है, उच्च अधिकारियों द्वारा नियंत्रण और समीक्षा सुनिश्चित करता है तथा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है।
यह प्रावधान मूलतः कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 58 के समान है। अतः धारा 59 यह सुनिश्चित करती है कि पुलिस द्वारा की गई हर वारंट रहित गिरफ्तारी का रिकॉर्ड रखा जाए और उच्च प्रशासनिक अधिकारी इसके प्रति अवगत रहे, जिससे विधि का शासन और जवाबदेही बनी रहे। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 60 के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के उन्मोचन के संबंध में क्या प्रावधान है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 60 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के उन्मोचन से संबंधित प्रावधान करती है। यह सुनिश्चित करती है कि किसी व्यक्ति को विधि सम्मत प्रक्रिया के बिना रिहा न किया जाए। उन्मोचन का सामान्य नियम, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मनमाने ढंग से रिहा नहीं किया जा सकता। उसका उन्मोचन केवल निम्न स्थितियों में ही संभव है। उन्मोचन के आधार बंद पत्र या जमानत पत्र पर या मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अधीन। प्रतिबंध, उपर्युक्त स्थितियों में अतिरिक्त किसी भी अन्य तरीके से व्यक्ति को रिहा नहीं किया जा सकता। उद्देश्य, गिरफ्तारी और रिहाई की प्रक्रिया में वैधानिकता सुनिश्चित करना, पुलिस द्वारा मनमानी रिहाई को रोकना, न्यायिक प्रक्रिया में नियंत्रण और अनुशासन बनाए रखना। महत्व, यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि हर रिहाई कानून के अनुसार और नियंत्रित तरीके से हो, न्यायिक प्रणाली का सम्मान और संतुलन बना रहे। यह प्रावधान मूलतः कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 59 के समान है। अतः धारा 60 यह सुनिश्चित करती है कि गिरफ्तार व्यक्ति का उन्मोचन केवल विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं जैसे जमानत या न्यायालय के आदेश के अनुसार ही हो, जिससे कानून का शासन और न्यायिक निर्णय कायम रहे। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 61 के अंतर्गत अभिरक्षा से निकल भागे व्यक्ति का पीछा कर पुनः गिरफ्तार करने की सख्ती के संबंध में क्या प्रावधान है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 61 उस स्थिति को नियंत्रित करती है जब कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा से भाग जाता है या छुड़ा लिया जाता है। यह प्रावधान ऐसे व्यक्ति को पुनः गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान करता है। पीछा करने और पुनः गिरफ्तारी की शक्ति, यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्वक अभिरक्षा से निकल भागता है या किसी अन्य द्वारा छुड़ा लिया जाता है, तब वह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा से वह भागा है उसका तत्काल पीछा कर सकता है और भारत के किसी भी स्थान में उसे पुनः गिरफ्तार कर सकता है। अधिकार का विस्तार, यह शक्ति स्थान की सीमा से परे लागू होती है, अर्थात अभियुक्त को किसी भी राज्य क्षेत्र में जाकर गिरफ्तार किया जा सकता है। धारा 44 के प्रावधानों का अनुप्रयोग, उपधारा 2 के अनुसार ऐसी गिरफ्तारी पर धारा 44 के प्रावधान लागू होंगे, भले ही गिरफ्तारी करने वाला व्यक्ति वारंट के अधीन कार्य न कर रहा हो या वह पुलिस अधिकारी ना हो। अभिरक्षा से भागे हुए व्यक्ति को फिर से न्यायिक प्रक्रिया में लाना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, अभियुक्त के भागने से न्याय में बाधा को रोकना। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति कानून से बच ना सके, पुलिस या अभिरक्षक को तुरंत कार्रवाई का अधिकार मिले। इस प्रकार यह प्रावधान मूलतः कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 60 के समान है। अतः धारा 61 यह सुनिश्चित करती है कि अभिरक्षा से भागे व्यक्ति का तुरंत पीछा कर उसे भारत के किसी भी स्थान से पुनः गिरफ्तार किया जा सके, जिससे न्यायिक प्रक्रिया बाधित न हो और विधि का शासन बना रहे। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 62 के अंतर्गत गिरफ्तारी की विधि के संबंध में क्या प्रावधान किया गया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 62 गिरफ्तारी की प्रक्रिया को वैधानिक सीमाओं के भीतर सुनिश्चित करने का एक मूलभूत प्रावधान है। मूल सिद्धांत, कोई भी गिरफ्तारी केवल इस संहिता के प्रावधानों के अनुसार ही की जाएगी अथवा किसी अन्य प्रवृत्त विधि के अंतर्गत जिसमें गिरफ्तारी का उपबंध हो।
मनमानी गिरफ्तारी पर रोक। यह धारा स्पष्ट करती है कि गैरकानूनी या मनमानी गिरफ्तारी मान्य नहीं होगी। गिरफ्तारी तभी वैध होगी जब वह विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हो। धारा का उद्देश्य रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन को सुनिश्चित करना है, नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना तथा पुलिस शक्तियों पर वैधानिक नियंत्रण स्थापित करना है। संवैधानिक महत्व। यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार की भावना को सुदृढ़ करता है। यह प्रावधान मूलतः कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 60A के समान है। अतः धारा 62 यह सुनिश्चित करती है कि गिरफ्तारी की प्रत्येक कार्रवाई विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप ही हो, जिससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो तथा विधि का शासन कायम रहे।